जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ज़रूरी है आपका अपनी हेल्थ के बारे में जानना, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। वरना ज़िंदगी, बस आप ये सोचें, जो इंसान बीमार होता है ना, उसको पता होता है कि मैं बीमार हूँ और मेरी ज़िंदगी अब आगे पता नहीं मैं कैसे अब आगे सर्वाइव करूँगा, कैसे ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन अब तो खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे मेडिकली हम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आगे मेडिसिन्स के ज़रिए, हेल्थ के ज़रिए, लाइफ़स्टाइल के ज़रिए आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि पहले प्रिवेंशंस का आपको पता चल जाए तो बेहतर ही होता है कि आपकी ऑटोमेटिकली ज़िंदगी जो है वो बेहतर होने लग जाती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ दिल के अमराज के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फ़ारूक, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और आपको बताएंगे कि दिल के अमराज जो है कौन कौन से हैं और किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं और इलाज भी क्या क्या मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बारे में जानना। ये पता नहीं चलता कि कब हार्ट अटैक का मसला हो सकता है, कब दिल के अमराज जो है वो आ सकते हैं, ये पता नहीं चलता। तो पहले बताइएगा, ये एक तो पता चलाने के लिए क्या करें, और दूसरा ये कि आपको इंडिकेशंस जो हो रही होती है, जो कहते हैं बॉडी नॉकिंग करती है, वो क्या होता है? जी जी, यूजुअली दिल के अमराज में ना कुछ अलामतें तो होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों में हार्ट अटैक बस साइलेंट। ज़िंदगी में पहली मर्तबा, यानी उससे पहले आपको कभी कोई अलामत नहीं हुई और एकदम से तकलीफ़ हुई और वो हार्ट अटैक का बाइस बनी। अच्छा, उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम मरीज़ का रिस्क असेस करते हैं। यानी हार्ट अटैक से पहले ये देखा जाता है कि आप में वो लवाजमात जो दिल के अमराज लाने का बाइस बन सकते हैं वो किस हद तक मौजूद हैं। ठीक है। हमेशा से हम ये जिक्र करते हैं कि वही प्रिवेंशन, जैसे आप अपनी इंट्रो में कह रही थी, प्रिवेंशन यही है कि उन तमाम लवाजमात का एक तो पहले हर आदमी अपने अंदर ये देखे कि वो हैं या नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता हैं तो उन पर तवज्जो दें। ये नहीं है कि लाइफ इनडिसिप्लिन चल रही है, आप में वो रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, आप उनके कंट्रोल पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी फैमिली में अर्ली एजेस में दिल का मर्ज़ ऑलरेडी मौजूद है, मसलन मर्दों में अगर 55 साल से कम उम्र में और औरतों में 65 साल से कम उम्र में आपके यहाँ आपकी वालदा, वालिद, भाई बहनों में किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है तो आपके अंदर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये एज लिमिट तो वेस्ट के हिसाब से है, हमारे यहाँ तो अब हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन हो गया है 30 से 50 साल की उम्र में। यानी ये दिल का मर्ज ज़्यादातर वो यंग पॉपुलेशन वाला मर्ज ही कहलाएगा। उससे हट के जो चीज़ें देखनी होती हैं वो क्या हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप में ब्लड प्रेशर का मर्ज है, आप में शुगर है, आप में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, आप रोज़ाना मामूल से वर्जिश नहीं करते हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अगर मौजूद हैं अलॉन्ग विद प्रीमेच्योर फैमिली में डेथ या हार्ट अटैक हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको दिल के मर्ज की तरफ लाएंगी। अच्छा, ये एक एक करके जानेंगे कि ब्लड प्रेशर ये कैसे पता चलता है कि अब बहुत ये हो गया है? अब आपने आज अपने टॉपिक को सही रंग दिया। लेकिन ब्लड प्रेशर में अक्सर लोगों में मिसकंसेप्शन क्या होती है, कभी सर दर्द हुआ, घबराहट हुई, कोई तकलीफ़ हुई, उस दौरान जाके बीपी चेक कर लिया, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ गया, किसी ने दवा भी शुरू कर दी, फिर वो बीपी खुद ब खुद ठीक हो गया तो दवा छोड़ दी। इसकी वजह से आम लोगों में ख्याल ये आ गया है शायद ब्लड प्रेशर की दवा वक्ती ली जाती है, जब हुआ तो लिया वरना छोड़ दी। देखिए, ब्लड प्रेशर ऐसा मर्ज़ है जब मुस्तकिल बुनियादों पे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140/90 से ज़्यादा रह रहा है, वो क्या होता है, वैसे उसकी एज सच कोई अलामत नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे आप आफ्टर 20 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं तो साल में एक मरतबा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लें। मैं तो कहती खुदा न हूँ खास्ता एक बार तो महीने में एक दफ़ा जरूर महीने में चेक कर लें। खुदा न खास्ता एक रीडिंग भी आपकी 140/90 से ऊपर आ गई तो अब क्या करना है कि अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उसको मुख्तलिफ औकात में मॉनिटर करें। लेकिन ये ब्लड प्रेशर उस मौके पे चेक किया जाए जब आप बिल्कुल रिलैक्स हालत में, जाहिर सी बात है 100% रिलैक्स तो कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता, क्लोज पॉसिबल, जैसे घर के अंदर हैं, सुबह नाश्ता किया, 1-1.5 घंटे बाद उसके
काम पे निकलने से पहले आपने एक अपना बीपी ले लिया, रात को घर पहुंच गए हैं, सोने से 1-1.5 घंटे पहले लिया। हमारे यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक कर रहे हैं जब कोई अलामत हो रही है, तो वो सही वक्त नहीं है ब्लड प्रेशर चेक करने का। ये आपने एक मॉनिटरिंग करनी है। इसका फिर हम एवरेज उन रीडिंग्स का देखते हैं, अगर वो 140-90 से ज़्यादा आ रहा है तो अब समझते हैं आपको दवा की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अपने तौर पे या माफ़ कीजिएगा, करीबी डॉक्टर के कहने पे कोई भी दवा शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। आपकी अगर ब्लड प्रेशर की तशखीस हुई है तो आपके अंदर बाकी तमाम टेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट होंगे? शुगर है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है, आपके गुर्दे का क्या स्टेटस है, इस ब्लड प्रेशर के पीछे कोई वजह लगती है खुदा न खास्ता, या ये अच्छा ये सिर्फ Essential दिल की blood वजह से ही या कोई और इसमें बहुत सी वजह हैं। देखिए ब्लड प्रेशर 90-95% टाइम तो बगैर वजह वाला ब्लड प्रेशर होता है जो आम हालत में देखा जाता है। लेकिन आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर हो गया, यंग एज में बहुत या ज़्यादा, इसके पीछे teenager कभी में भी। कभी कोई गुदूद का मसला है, उसके साथ वक्ती ब्लड प्रेशर हो गया। कभी कभार आपको कोई दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ गई तो वक्ती ब्लड प्रेशर हो गया। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कुछ ऐसी वजूहात भी हैं जो रिवर्सिबल हैं, अच्छा, यानी ये वक्ती जो हैं। स्ट्रेस होता है इससे भी स्ट्रेस एक एलिमेंट है, इसी वजह से हम क्या करते हैं कि अगर वो स्ट्रेस ट्रांजिएंट वाला है तो इसीलिए उस वक्त का ब्लड प्रेशर काबिल कबूल नहीं होगा। जैसे कोई बहुत ज़्यादा कहीं से चल के आया है, घबराहट में है, कहीं पहुंचा, तो अक्सर ऐसा होता है कि क्लिनिक पे लोग आते हैं, वो सफ़र किया, फिर वेटिंग रूम से फिर ECG की, फिर इधर गए उधर गए और फिर बीपी चेक हुआ तो बढ़ा हुआ है, तो ये बीपी काबिल कबूल नहीं होगा। ब्लड प्रेशर स्ट्रेस यही वाली चीज़ थी, तो इससे वक्ती बढ़ेगा। मुस्तकिल बुनियादों पे स्ट्रेस रह रही है तो उसके भी असरात ज़रूर होंगे ब्लड प्रेशर पे, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक रिस्पॉन्स है बॉडी का आपके इन्वायरमेंटल जो भी असरात पड़ रहे हैं उसका, तो वो अंदरूनी और बैरूनी सब उस पर मुतासर होते हैं। मसलन कोई बहुत सर्दी में एकदम से निकलेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। हाँ। इस तरीके से बहुत गर्मी में भी जाएगा तो भी इस तरह असरात तो हैं ब्लड प्रेशर पे। इसीलिए कोशिश ये होती है कि बेस ब्लड प्रेशर उस वक्त का लिया जाए जब आप बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो। अच्छा, ये जो आपने बताया भी कि टेस्ट वगैरह जो होते हैं, तो जैसा किडनी का टेस्ट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? किडनी का टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर कभी कभी वजह भी किडनी की ख़राबी हो सकती है ब्लड प्रेशर की, और कभी कभार जैसे आपका ब्लड प्रेशर बहुत बाद डायग्नोज हुआ, यानी मौजूद था लेकिन पता नहीं चल रहा था, कोई अलामत नहीं दे रहा था, तो जब पता चला है तो ये अंदाज़ा करना ज़रूरी है कि क्या इस ब्लड प्रेशर ने आपके गुर्दों को मुतासर कर दिया है या नहीं कर दिया है, क्योंकि दवाइयों की सिलेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका गुर्दा कैसे काम कर रहा है। अच्छा, तो इसका टेस्ट कौन सा होता है? उसके लिए अमूमन हम क्रिएटिनिन एक ब्लड का टेस्ट होता है और यूरिन DR जो पेशाब का टेस्ट होता है, ये दोनों बुनियादी स्क्रीनिंग अच्छा, टेस्ट यूरिन हैं। DR सुबह वाला ही हो या जी, अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला ही होता है। तो ये दोनों टेस्ट एक रफ गाइड करते हैं। फिर अगर इनसे कुछ इशारे मिलते हैं तो फिर मज़ीद अल्ट्रासाउंड या और ब्लड टेस्ट भी इसके हैं, लेकिन ये दो टेस्ट तो हर ब्लड प्रेशर के मरीज़ को करने लाजमी हैं। क्रिएटिनिन कितना होना और चाहिए? यूरिन DR, इसकी रेफरेंस रेंजेस मुख्तलिफ लैब्स की मुख्तलिफ होते हैं, ये 0.5 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जी, थोड़ा सा एज भी इसमें काउंट करती है बिल्कुल। उसके एक्चुअली फिर इसकी फर्दर कैलकुलेशंस हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस एक चीज़ कराती है, वो ज़रा आवाम के लिए पेचीदा हो जाएगी, लेकिन ये कि करा ले तो फिर अपने डॉक्टर को दिखा दे तो बेहतर है। दिखा दे तो वो खुद ही अच्छा, फैसला कर ये नहीं देगा। समझ आता क्योंकि अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, अब ये किस डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाएं या कार्डियोलॉजिस्ट पे जाएं? सिंपल ब्लड प्रेशर हुआ है तो फर्स्ट तो आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास ठीक जाएं। है। अब अनफॉर्चुनेटली हमने अपने जो प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं उनकी भी उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं की हुई है, उनके पास मरीज़ों का रश बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से अमूमन वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते जैसे देनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि सेकंड स्टेप ये है कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लें। अगर अच्छा जनरल फिजिशियन है, वो तमाम चीज़ें लवाजमात वो सारे कर लेता है, तो फर्स्ट स्टेप सिंपल ब्लड प्रेशर जिसके साथ कोई पेचीदगी नहीं है, कोई दिल का मर्ज नहीं है, कोई फालिज नहीं है, कोई गुर्दे मुतासर नहीं है, तो ये ब्लड प्रेशर बड़ी आसानी से आपका जनरल डॉक्टर इसको मैनेज कर सकता है। बस ये कि सारे वही टेस्ट करने हैं जो हमारी एक बात बीच में रह गई थी कि साथ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी करना है। अच्छा, मैंने कई ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ देखे हैं जो साल से बीपी की दवा तो ले रहे हैं लेकिन ना उनका शुगर चेक हुआ,
और ना कोलेस्ट्रॉल। ना कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके साथ? इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये तमाम चीज़ें वो हैं जो क्लस्टर की सूरत में मौजूद होती हैं। यानी ये बड़ा कॉमन है कि अगर 40 साल के बाद किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो उसके साथ तकरीबन 30 से 40% का कोलेस्ट्रॉल भी गड़बड़ होगा। अच्छा, कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL वगैरह अगर आपका इंक्रीज़ हुआ होता है तो फौरी तौर से मेडिसिन जो हैं वो शुरू कर, और जब अगर मेडिसिन शुरू कर लें तो उसको छोड़ नहीं सकते, क्या ये सही है? अच्छा, इसमें हम अब दर्जा बदर्जा सबकी बात कर लेते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए। तो अब हम ब्लड प्रेशर से शिफ्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल पे आ जाते हैं। हाँ। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से देखें, ये है कि कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। अभी आपने जैसे बात की LDL की, तो LDL का जो टारगेट यानी डिफरेंट लोगों में डिफरेंट है। मसलन एक आम आदमी जिसको ना BP है ना शुगर है, उसकी एज कम है, तो इसका टारगेट ज़रा रिलैक्स होगा। अच्छा, यानी इसमें थोड़ा बढ़ा हुआ भी है तो हम दवा नहीं देंगे। तो कितना बड़ा जो डेंजरस 130 होता है की लिमिट होती है? रफली इसकी है कि LDL 130 से कम होना चाहिए। ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता उसका 135 140 है, तो चूंकि थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है तो हम पहले 3 महीने कोशिश करेंगे कि ये अपनी ग़िज़ा में तब्दीलियाँ लाए, फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये तमाम करके अगले 3 महीने बाद। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके कोलेस्ट्रॉल पे जो फ़र्क आएगा वो 6 हफ्ते से 3 महीने लगते हैं उसमें तब्दीली आने में। ये नहीं होगा कि आज आपने कोलेस्ट्रॉल किया है, 1 हफ्ते कुछ किया और 1 हफ्ते बाद दोबारा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, LDL और इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स, इनके बारे में जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। बहुत ज़रूरी है आपको अपने बारे में जानना कि कहीं आपको कोई मर्ज़ तो नहीं रहा, स्पेशली दिल के अमराज के हवाले से, क्योंकि कभी कभार बड़ा साइलेंट किलिंग भी होता है ये, तो ये भी जानेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि जो LDL है वो कितना होना चाहिए, HDL कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स कितने होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। हमारी भी बात चल रही थी तो LDL हमने शुरू किया था बिल्कुल लो रिस्क पॉपुलेशन। हाँ। यंग आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कोलेस्ट्रॉल किया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो LDL अगर 130 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो अगले 3 महीने बाद उसको रिपीट करें। ठीक है। लेकिन लाइफ ऐसी ट्रांसफॉर्म करें। अमूमन इसमें भी लोग क्या करते हैं, उस दौरानिए के लिए तो आपने बिल्कुल उबला हुआ खाना, बड़ी एक्सरसाइज, और जैसे ही वो नॉर्मल हो गया दोबारा अपने रूटीन पे आ गए। देखें, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर अब चलेंगे। अच्छा, अब आपने ये बताया कि उबला हुआ खाना, तो क्या सारी ज़िंदगी उबला हुआ खाना खाना होगा? नहीं, इसलिए ये मना करते हैं। अभी जिसमें मैं बात कर रहा था कि ये सारा मसला अब ज़िंदगी भर चलना है। हाँ। अब अगर डॉक्टर ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लाइफस्टाइल के चेंजेस से ही अपने टारगेट अचीव कर लेता है, तो अब आपने वो वाला लाइफस्टाइल अपनाना है जो आप सारी ज़िंदगी फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा ना करें कि बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चले जाए। स्लो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि 3 महीने के अंदर बस कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल ले आना जो है ये टारगेट नहीं है। सारी ज़िंदगी अपने कोलेस्ट्रॉल को फिर उस लेवल पे रखना ये टारगेट है। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर आपकी लाइफस्टाइल से अचीव नहीं हो रहा होगा तो फिर दवा देनी पड़ेगी। अच्छा, ये चक्कर क्या होता है, मसला क्या होता है कि क्या ये जिस आपने कहा इनहेरिटेड है, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम बन जाता है अंदर कि वो चीज़ होने लग जाती है? हमारा जो नेचर ने जिगर एक फैक्ट्री रखी है। हाँ। जो आपके जिस्म में जो भी ग़िज़ा जाती है, अब हम बहुत बेसिक से अगर शुरू करें तो हर ग़िज़ा में कुछ ना कुछ फ़ैट की मकदार है, कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट की मकदार है, कुछ ना कुछ प्रोटीन की मकदार है। तो ये ग़िज़ा रॉ फॉर्म में आंतों के ज़रिए जिगर को मिल जाती है। हाँ। जिगर फिर इनकी तोड़ता है इनको इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाँ। में। अब जाहिर सी बात है कि वो जो निज़ाम कुदरत ने रखा है सेल के लेवल पे, उसमें कुछ लोगों में वो कोई एंजाइम कम है, कोई एंजाइम ज़्यादा है। तो जब ये तोड़ते हैं चीज़ों को, कुछ लोगों में बहुत कुछ फ़ैट खाने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनका निज़ाम बहुत एफिशिएंट है। कुछ लोगों में थोड़ा सा वो गड़बड़ है उस सिस्टम में ही,
तो वो थोड़ा सा फैट खा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी आपके अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल डील करने का या फैट डील करने का निज़ाम है वो आपके हिसाब से एक बना हुआ है। एक मशीन है जिसका नाम लिवर है, जो लिवर उसके जो है वो हिसाब से वो किसी के जैसा- खानदानी लिवर जो है वो सही नहीं होता, बिल्कुल, तो यानी बेचारा उसको हम तंग सही करता या रहता है। गलत नहीं कह रहे, हाँ, वो हाँ। एक्चुअली उसकी अपनी एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी है। हाँ। बिल्कुल जैसे आप देखते हैं ना कि एक आदमी 10 मील भी चल लेता है उसको कुछ नहीं अच्छा होता मुझे है। ये बताएं कि उस मशीन को, जो ये लिवर है, इसको सही करने के लिए नेचुरली सही हो जाए, क्या कर सकते हैं? उसमें तो आपको वो ग़िज़ाएँ रखनी हैं जिसमें मिक़दार कोलेस्ट्रॉल की कम से कम हो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, कितना एक्सरसाइज, ऑयल खा यानी सकते ये हैं वो? क्योंकि तमाम हमारे यहाँ पे तो खाना पकता ही नहीं ऑयल के बगैर। एक चम्मच, एक आदमी के लिए एक चम्मच पूरे दिन का, तो आप ये हिसाब लगा लें कि हम जब 6 आप आदमियों के लिए 1 चम्मच डालते हैं वो भी सही है। वो भी पूरे दिन का, तो इस हिसाब से है। लेकिन ओवरऑल देखें वो भी ये नहीं है कि सिर्फ ग़िज़ा, इस जिगर के काम पे इसका भी असर होगा कि आप सोते किस वक्त हैं, आप खाना किस वक्त खाते हैं। मसलन अगर आप सोने के बिल्कुल करीब खाना खा रहे हैं तो ये जिगर उसको उस तरह से डील नहीं कर कितना सकेगा। टाइम पहले खा लेना कम चाहिए? से कम 2 से 3 घंटे 2 पहले। से 3 घंटे। तो यानी ये पूरे सिस्टम के साथ आपको अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और उस अंदाज से अपनाना पड़ता है जैसा हमें जो है हमारे दीन ने दिया हुआ है। सच्ची बात अगर हम वहाँ से देखें ना, जो सुबह उठने का टाइम रखा गया है, फजर के वक्त है, सोने का टाइम ये है कि इशा के फ़ौरन बाद सो जाएं। जैसे रमज़ान में आप देखते हैं ना, एक बिल्कुल आइडियल तो वो है। इस तरीक़े से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, सोने, उठने, जागने, खाने की मिक़दार, खाने की टाइमिंग, तो 50% मसला तो इसी से हल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये एक चीज़ जिसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, इसका कितना होना ज़रूरी है? ट्राइग्लिसराइड जो है और ये इसका थोड़ा क्या सा प्रॉब्लम थोड़ा होता सा है हार्ट का? डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल की बनिस्बत। एलडीएल के बड़े होने का मतलब ये होता है कि आपको नालियों में तंगी वाले मामलात होंगे, जो दिल की नाली के भी हो सकते हैं, दिमाग की नाली के भी हो सकते हैं, जिस्म की और नालियों के भी हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना नालियों में तंगी नहीं लाता है, या इसका इससे रिलेशन बहुत कम है। ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना एक पेचीदगी लाता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस, आपके लुबलुबे को मुतासर करना जहाँ से इंसुलिन निकलती है, और वो भी ख़तरनाक कब हो जाता है जब ये 500 से ज़्यादा हो। ओके ठीक है। नॉर्मल इसकी लिमिट 150 से कम है, लेकिन 150 से लेके 499 तक इसकी लिमिट ऐसी है कि अगर आप ग़िज़ा में परहेज़ रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, या वो कोलेस्ट्रॉल की वो वाली दवाई जो एलडीएल के लिए आप ऑलरेडी ले रहे हैं वो इसको भी कम कर देती है। तो इसके लिए क्योंकि दवाई भी अलग होती है, आम कोलेस्ट्रॉल जो हम अपने जहन में कहते हैं वो एलडीएल के लिए बात कर रहे होते हैं, तो उसकी दवाई स्टैटिन वो डिफरेंट है, और ट्राइग्लिसराइड को कम करने की दवाई फिब्रेट्स कहलाती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। अच्छा ये तो बिल्कुल अलग बहुत से होते हैं, रेयर ओके। ऐसे लोग होते हैं जिसमें एलडीएल भी बहुत बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड भी बहुत बढ़ा हुआ है, तो हमें इन दोनों तरह की दवाइयाँ उसको देनी पड़ती हैं। लेकिन उसमें जब ये दोनों तरह की दवाई ले रहे हो तो मसल वीकनेस या मसल्स के मुतासर होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि बस एलडीएल की दवा से ही ट्राइग्लिसराइड का लेवल वो अचीव कर लिया जाए जो ख़तरनाक ना हो, और ख़तरनाक लेवल 500 से ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। ये अक्सर डॉक्टर्स भी गलती करते हैं कि 200 ट्राइग्लिसराइड, 250 ट्राइग्लिसराइड पे वो वाली दवा भी शुरू कर दी जो ट्राइग्लिसराइड की है, और एलडीएल वाली दवा ऑलरेडी चल रही है। अब ये दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन मरीज़ के मसल्स को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है। अच्छा अगर ये खाते हैं तो उसके लिए मसल्स के लिए फिर क्या प्रोटीन वगैरह खाना ज़रूरी होता है साथ में, या एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, क्या होता है? उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। इनिशियली हम जज करते हैं कि अगर वो चंद दिन के जस्ट मसल्स पेन है तो हम मसल पेन की दवाइयाँ दे देते हैं। 2 से 3 हफ्ते में मरीज़ के वो मसल पेन ठीक हो जाते हैं। ओके ठीक है, फिर तो कोई मसला फिर नहीं, नॉर्मल हो जाता है। इससे ज़्यादा रह रहे हैं और उनके रोज़मर्रा मामूलात को भी शदीद मुतासर कर रहे हैं, तो फिर एक टेस्ट होता है CPK कहलाता है, वो मसल के टूटने का टेस्ट है कि अगर मसल पे कोई ज़्यादा असर आ रहा है तो वो खून में बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। तो वो चेक करते हैं, अगर वो 3 टाइम बढ़ा हुआ हो तो फिर इसका मतलब होता है कि ये वाला मरीज़ ये दवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो हमें कोई ना कोई फिर उसका अल्टरनेटिव सोचना पड़ता है। तो इसलिए आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो अपने तौर पे दवा, क्योंकि देखें बॉडी एक्स मसल की वजह बहुत सारी हैं। आम तौर पे क्या होता है कि ये
मसल पेन के साथ ही अपने जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल की दवा की वजह से। ऐसा हर बार मुमकिन नहीं है, कभी कभी हो सकता है, तो अपने तौर पे दवा ना छोड़ें। कोई भी तकलीफ हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि स्मोकिंग जो है उसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो है लंग्स ख़राब होते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि स्मोकिंग की वजह से आपका लिवर भी ख़राब हो सकता है। थोड़ा ये बताइए। स्मोकिंग सिर्फ लिवर और लंग नहीं, पूरा जिस्म ख़राब हो सकता है। ठीक है। वजह क्या है, देखें स्मोकिंग में दो तरीके के नुकसान आते हैं। एक तो आप जब वो धुआं इनहेल करते हैं तो स्मोक अंदर जा रहा है, पूरे सिस्टम को मुतासिर कर रहा है। उसके बाद ये जो स्मोकिंग के नतीजे में जो अब जब वो जला तो टार, जिसमें कैंसर लाने वाले मटेरियल्स होते हैं, यानी वो जल के धुआं जैसे ही अंदर खून में शामिल हो रहा है तो वो कैंसर का बाइस, और कैंसर जिस्म के किसी हिस्से में भी हो सकता है। यानी आपने अपने निज़ाम में वो एलिमेंट्स दाखिल कर दिए जो कैंसर करने का बाइस बनेंगे। उसके अलावा फिर ये तंबाकू जब जलता है तो निकोटीन इसका बाय प्रोडक्ट होता है, यानी वो तमाम इम्प्योरिटीज़ जो जलने से जा रही हैं वो तो अलग है, और एक निकोटीन भी जा रहा है जो जिस्म पे, दिल की नालियों पे, जिस्म की नालियों पे, दिल पे, इन तमाम चीज़ों पे असर डाल रहा है। तो अब ये नालियाँ तो जिस्म में हर जगह हैं, तो वो फालिज भी, पैरों की नालियों की तंगी भी, हार्ट अटैक। तो सिगरेट स्मोकिंग तो मैं कभी कभी समझता हूँ कि ये स्लो खुदकुशी है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेकअप फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।